हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। देखो आज हम लेंगे चैप्टर 31 मानव में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। देखो युग्मक जनन की क्रिया क्या होती है। युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे युग्मक जनन के नाम से जाना जाता है। देखो युग्मक जनन पढ़ने से पहले सबसे पहले देखो हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो युग्मक जनन, मनुष्य में जो युग्मक जनन युग्मकों का निर्माण जो होता है वो अंड जनन और शुक्र जनन दो प्रकार से होता है। देखो अंड जनन की क्रिया जो है ये महिलाओं में होती है और शुक्र जनन की क्रिया जो है पुरुषों में होती है। देखो अंड जनन की क्रिया में अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है और शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। देखो अंड जनन और शुक्र जनन दोनों क्रियाएं जो होती है ये आगे जनन कोशिका के द्वारा होती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल की यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया पूर्ण होती है। देखो जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है पुरुषों के अंदर तो वृषण और महिलाओं के अंदर अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम को काम में लिया जाता है। अब देखो ये तो होगी शुक्र जनन और अंड जनन की बात। इसके बाद वो जो एक लिंगी प्राणी होते हैं, एक लिंगी यानी कि जिनमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं। अब देखो एक लिंगी प्राणियों में शुक्र जनन और अंड जनन की जो क्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पुरुषों में अलग होती है, पुरुषों में शुक्र जनन की क्रिया होगी और महिलाओं में अंड जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो देखो शुक्र जनन और अंड जनन एक लिंगी जंतुओं में तो अलग अलग होता है, लेकिन देखो द्विलिंगी प्राणी जो होते हैं, द्विलिंगी प्राणी यानी कि नर जननांग और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। अब देखो द्विलिंगी जंतुओं में अंड जनन और शुक्र जनन दोनों क्रियाएं एक ही जंतु के अंदर पूर्ण होती है। तो ये हो गया हमारे एक लिंगी प्राणी और द्विलिंगी प्राणियों में अंड जनन और शुक्र जनन की क्रिया। अब देखो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जंतु, उनमें युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोशिका प्रेरक हार्मोन। इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है युग्मक निर्माण की क्रिया। अब देखो यहाँ पर हम मनुष्य में युग्मक जनन पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में जो युग्मक जनन है सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण मनुष्य में किस प्रकार से होता है। देखो शुक्र जनन स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन के नाम से जाना जाता है। देखो शुक्राणु का जो निर्माण होता है मनुष्य के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वृषण की जनन उपकला में अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस की क्रिया होती है। माइटोसिस और मियोसिस की क्रिया जो होती है मनुष्य में लगभग 74 to 72 डेज में पूर्ण होती है, यानी कि 74 से 72 डेज में पूर्ण होती है। किसकी क्रिया? शुक्र जनन की क्रिया। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं शुक्र जनन की। शुक्र जनन की जो क्रिया है वो दो पदों में पूर्ण होती है। जब भी शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो सबसे पहले शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। पहला पद हमारा शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो रहा है। इसके बाद दूसरा जो पद है हमारा शुक्राणु पूर्वी का शुक्राणु में कायांतरण। अब देखो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण जो हो रहा है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण इसको स्पर्मियोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है।
और शुक्राणु पूर्विका शुक्राणु में जो कयांतरण हो रहा है उसको स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पर्मियोसाइटोसिस। स्पर्मियोसाइटोसिस जो है, देखो स्पर्मियोसाइटोसिस शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है, देखो शुक्राणु का निर्माण कब प्रारंभ हो जाता है, वयस्क अवस्था में प्रारंभ होने लगे, यानी कि वयस्क अवस्था, जैसे वयस्क अवस्था आती है मनुष्य में तो शुक्राणु का निर्माण होने लग जाता है। अब देखो शुक्राणु का निर्माण जो होता है, सबसे पहले देखो प्राथमिक जनन कोशिका शुक्राणु के निर्माण में भाग लेती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रिमोर्डियल जर्म सेल प्राथमिक जनन कोशिका शुक्राणु के निर्माण में भाग लेती है। अब देखो शुक्राणु का जो निर्माण है, इस पर मियोसाइटोसिस जो है ये 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण है यहाँ पर गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहले हम बात करें गुणन प्रावस्था की, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। अब यहाँ पर हम तीनों अवस्थाओं को एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहली अवस्था देखो गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में देखो क्या होता है, शुक्र जनन नलिका में प्राथमिक जनन कोशिका होती है। जो प्राथमिक जनन कोशिका है, प्राथमिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। हमारी जो शुक्र जनन नलिका है इसमें प्राथमिक जनन कोशिका है, प्राथमिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने पर एक नई कोशिका का निर्माण होता है जिसे स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। अब देखो जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है हमारे यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होते हैं। अब देखो कुछ स्पर्मेटोगोनिया तो किसमें भाग लेते हैं, अधिकांश शुक्राणु निर्माण की क्रिया में भाग ले लेते हैं और बाकी शुक्र जनन कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो गुणन प्रावस्था है हमारी, गुणन प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया बन गया हमारे। अब जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है वो वृद्धि प्रावस्था के दौरान अपने आकार में वृद्धि करता है और अपने आकार में वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेता है। अब देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनती है ये भी द्विगुणित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अवस्था है हमारी परिपक्वन प्रावस्था। इसके बाद देखो तीसरी प्रावस्था है हमारी परिपक्वन प्रावस्था, मैचुरेशन फेज। देखो मैचुरेशन फेज जो है इसमें जो हमारी वृद्धि प्रावस्था के दौरान जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बन रहा है हमारे, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब देखो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बन रहा है ये अगुणित होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 2n था, ये यहाँ पर गुणसूत्र अगुणित हो जाते हैं यानी कि आधे रह जाते हैं। इसके बाद देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा है इस दौरान हमारे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब देखो जो स्पर्मेटिड बन रहा है, स्पर्मेटिड यानी कि हम बात करें शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो गया। अब देखो जो शुक्राणु पूर्वी बन रहा है ये शुक्राणु पूर्वी विकसित होकर स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमारे देखो परिपक्वन प्रावस्था के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से स्पर्मियोसाइटोसिस की क्रिया पूर्ण होती है। 3 चरणों में पूर्ण हुई है। पहला चरण था हमारा गुणन प्रावस्था, दूसरी थी हमारी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी प्रावस्था थी परिपक्वन प्रावस्था। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारे। इसके बाद देखो इसको हम फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो प्राथमिक जनन कोशिका है,
प्राथमिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ये समसूत्री विभाजन से दो कोशिका का निर्माण होता है, ये भी 2n और ये भी 2n। इसके बाद देखो इसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान फिर द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। अब ये देखो यहाँ पर कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं वृद्धि प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। यहाँ पर ये कौन सी प्रावस्था है, हमारी गुणन प्रावस्था है। गुणन प्रावस्था के बाद यहाँ पर प्रारंभ होती है। अब देखो ये गुणन प्रावस्था के दौरान हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है। एक स्पर्मेटोगोनिया इनमें से आकार में वृद्धि कर लेता है, आकार में वृद्धि करके ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो आकार में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। अब देखो वृद्धि प्रावस्था के दौरान जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो हो रहा है, तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ये n है और ये भी n है, ये हमारे बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब यहाँ पर देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये द्वितीय सेकंड मियोसिस होगा। सेकंड मियोसिस के दौरान यहाँ पर देखो 4 शुक्राणु कोली का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो बन रहे हैं हमारे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, ये स्पर्मेटिड बन गए। अब ये स्पर्मेटिड आगे जाकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से हमारे शुक्राणु का निर्माण और जो शुक्राणु बन रहे हैं ये अगुणित होते हैं, सभी में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो शुक्र जनन की क्रिया है उसका पहला चरण कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्पर्मेटोसाइटोसिस की क्रिया के बाद सेकंड स्टेप हमारी स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मियोजेनेसिस की जो क्रिया है इसमें शुक्राणु कोर्वी जो है, शुक्राणु कोर्वी यानी कि हमारे स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ था। जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड शुक्राणु में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसको स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखो जो स्पर्मेटिड बना था हमारे स्पर्मेटोसाइटोसिस की क्रिया के दौरान, जो स्पर्मेटिड बना था वो स्पर्मेटिड अचल होता है, यानी कि क्रियाशील नहीं होता है। उसको गतिशील शुक्राणु में बदलने की जो क्रिया है उसको स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्पर्मेटिड से शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया के दौरान शुक्राणु में अलग अलग प्रकार से, यानी कि जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड में निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन है? देखो सबसे पहले जो स्पर्मेटिड है हमारा, स्पर्मेटिड का जो केंद्रक है वो सिकुड़कर एक जगह एकत्रित हो जाता है।
अब देखो केंद्रक एक जगह सिकुड़ने से केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं सभी गुणसूत्र आपस में पास पास आ जाते हैं, सिमट कर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। अब देखो सभी गुणसूत्र एक जगह एकत्रित क्यों होते हैं? इससे जो शुक्राणु बनता है हमारा, उस शुक्राणु का भार कम हो जाता है। अब देखो केंद्रक सिकुड़ने की क्रिया के बाद केंद्रक में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, सभी व्यर्थ पदार्थों को हटा दिए जाते हैं। केवल केंद्रक के अंदर डीएनए शेष रह जाता है। अब देखो डीएनए जो है केंद्रक के अंदर जो डीएनए शेष रह रहा है ये आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है, यानी कि केंद्रक का जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ यानी कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। अब देखो जो केंद्रक का आकार परिवर्तित होता है, केंद्रक का आकार देखो किस प्रकार से गोलाकार आकृति का केंद्रक होता है तो वो लंबा व सकड़ा हो जाता है, यानी कि केंद्रक लंबा व सकड़ा हो जाता है। अब देखो केंद्रक में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो हटने के बाद अब शुक्राणु के शीर्ष का जो आकार है, शुक्राणु के आगे वाला जो भाग है ये इस प्रकार से हम आगे देखो शुक्राणु की संरचना भी पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से ये ऐसा शुक्राणु होता है हमारा। ये शुक्राणु का ये वाला जो भाग है इसको एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक लेंगे हम शुक्राणु का एक्रोसोम किस प्रकार से बनता है वो पढ़ेंगे। देखो शुक्राणु का जो शीर्ष का जो आकार है वो केंद्रक के आकार पर निर्भर करता है। देखो अलग अलग जंतुओं के अंदर जो केंद्रक यानी कि शुक्राणु का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें मनुष्य और सांड की तो इसमें अंडाकार और पार्श्व से कैसा होता है, चपटा होता है। चूहे व मेंढक में कटानुमा शुक्राणु होता है और चिड़िया में सर्पिलाकार शुक्राणु पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखो शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले शुक्राणु के निर्माण की क्रिया के दौरान हम शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण।